हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी एट होम। तो ये एक वीडियो बनाया है मैंने DEC 2 के लिए, आपके एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। लास्ट वीडियो है, कल तो आपका एग्ज़ाम है। तो इसमें क्या एक प्रश्न आ सकता है इसमें से कि ये पूछ सकते हैं कि बच्चों में होने वाले जो प्रमुख संक्रमण है ना, उनका एक रोग बताइए। या पूछ सकते हैं कि त्वचा का संक्रमण होता है, एक उससे संबंधित रोग, आंख में होने वाला संक्रमण, कान में होने वाला संक्रमण, या बुखार क्या है, बुखार, या फिर श्वसन तंत्र के जो अंदर संक्रमण होते हैं उसके बारे में बताइए। यानी कि एक इनमें से कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे। तो आपको इनमें से एक लर्न करने के लिए तैयार रहना। तो सबसे पहले हम देखेंगे त्वचा का संक्रमण कौन सा है। त्वचा का संक्रमण में आप ना स्कैबिज नामक जो बीमारी है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, बच्चों में जो होने वाली प्रमुख बीमारियां है ना, उनमें स्कैबिज के बारे में बताया था। तो ये एक बच्चों की जो त्वचा है ना, स्किन में होने वाला संक्रमण है। स्कैबिज जो संक्रमण होता है बच्चों में पाया जाने वाला संक्रमण है। इसमें बच्चे की जो हाथ की अंगुलियां है ना, उनके बीच में, कलाइयों में, बगलों में, जांग के जो अंदर के भाग होते हैं उनमें, और जो बच्चे के कूल्हे हैं इनके ऊपर छोटे छोटे विकसित, यानी कि जो चकते टाइप में रेड कलर के हो जाते हैं। इनमें खुजली होती रहती है। शुरू शुरू में तो क्या है, ये ऐसे लगेंगे कि जैसे सूखे हुए हैं, लेकिन बाद में इसमें खुजली होने लग जाती है। खुजली होती है, बच्चे क्या फिर नाखून से उसे खुरचते हैं, खुजाते हैं। तो नाखून से जब इन्हें खरोचते हैं तो इसके बाद ये धीरे धीरे के बढ़ने लग जाते हैं। और जो ये संक्रमण है, फिर ये संक्रमण थोड़ा और बढ़ता है, और इसके कारण संक्रमण मवाद का रूप ले लेता है। इनमें पल्स हो जाती है, जो चकते होते हैं इनमें। और ये जो रोग है स्कैबिज जो संक्रमण है, ये बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे होते हैं ना, उनमें नहीं होता है। और इसमें जो चेहरा हमारा फेस होता है, और जो हथेलियाँ होती हैं, और पैर के नीचे के जो तलवे होते हैं, इनके ऊपर ये नहीं होता है, कम होता है, बहुत ही कम पाया जाता है। इसके कारण क्या क्या है। इस स्कैबिज का सबसे बड़ा कारण है, स्कैबिज नाम का एक कीड़ा जो होता है ना, वो स्किन के अंदर चला जाता है, और इस वजह से क्या त्वचा को संक्रमित कर देता है। तो स्कैबिज नाम की बीमारी हो जाती है। जो स्कैबिज है एक संक्रामक बीमारी है, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में तेजी के साथ फैलती है। जैसे अगर ये परिवार में किसी एक को हो जाए ना, तो बहुत ऐसे रहता है, स्वच्छता के साथ रहना पड़ता है, नहीं तो क्या एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में बहुत तेज गति से फैलती है। इसके उपचार या रोकथाम के लिए क्या कर सकते हैं। इसके उपचार रोकथाम के लिए जो जिस बच्चे को ये बीमारी हो जाए, तो उनकी नियमित रूप से साफ सफाई की आदत डाल ले उन बच्चे को, ताकि वो साफ सुथरे रहे ना, तो ये संक्रमण थोड़ा बढ़े नहीं। और इसके उपचार के लिए डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। डॉक्टर को दिखाएं कि भाई ये प्रॉब्लम है, डॉक्टर फिर उसके लिए कोई दवा वगैरह देगा। और इसके इलाज के लिए अगर ये कंफर्म हो जाए कि स्कैबिज है, तो एक दवा आती है बेंजाइल बेंजोएट नाम की। तो उस दवा का जो घोल होता है ना, वो बच्चे के शरीर के ऊपर, पूरे शरीर के ऊपर लगाया जाता है। अब इसमें क्या, डॉक्टर जैसे बताता है ना, उस हिसाब से लगाते हैं। ये बच्चे को पहले नहला दें अच्छे से, और फिर उसको उसके अच्छे से पोंछ के, फिर बच्चे का जो फेस होता है उसको छोड़ के पूरी बॉडी पे लगा देते हैं। अगर ऐसा लगे कि आप अगर रख सकते हो बच्चे को बिना नहलाए, तो दूसरे दिन भी बच्चे को बिना मतलब बच्चे की जो त्वचा है ना, उसको धोए नहीं, या बच्चे को नहलाए नहीं, और उसके ऊपर दोबारा से लगा दें। और फिर तीसरे दिन भी ऐसे ही लगाएं, 3 दिन तक लगातार बच्चे को ये दवा लगाते रहे, और चौथे दिन बच्चे को नहलाएं। तो इससे क्या आराम मिलेगा बच्चे को। और अगर ये बच्चे बड़ों को हो जाए, तो ये जो दवा है, ये इसका घोल बना के सीधा लगाते हैं। और अगर ये बच्चों को हो बीमारी स्कैबिज नाम की, तो इस जो दवा का घोल होता है, जितनी दवा होगी उतना ही तेल मिला के लगाया जाएगा बच्चे को, यानी कि आधी दवा और आधा तेल लगाया जाएगा। अगर ये बीमारी पूरे परिवार में फैल गई ना, तो सभी का उपचार एक साथ ही करना जरूरी होता है। नहीं तो क्या, अगर जैसे 4 लोगों का है, 2 का उपचार किया, 2 को है, फिर दोबारा हो सकती है 2 को। तो इसलिए क्या, रोज इनका उपचार एक साथ करें। इनके रोजाना इस्तेमाल करने के सामान हो गए, जैसे कपड़े हो गए, तौलिए वगैरह, बिस्तर हो गए, ये सब अच्छे से साफ धुले हुए, धूप में सुखाए हुए होने चाहिए। इनको धूप लगाएं ना, तो ये सब सही रहते हैं। इनमें क्या, इनके अंदर जो कीटाणु होते हैं ना, वो मर जाते हैं स्कैबिज के। अगर इनको ऐसे स्वच्छता का ध्यान नहीं रखेंगे, तो जैसे एक का तौलिया दूसरे ने यूज किया, एक के कपड़े दूसरे ने टच किए, छुए, तो उनसे उनमें ये बीमारी फैल सकती है। तो इस तरह से क्या, ये त्वचा का संक्रमण है स्कैबिज, इसे रोक सकते हैं। अभी आंख का एक संक्रमण बताना है हमें। आंख के एक संक्रमण में आप बिल्ली
नामक जो रोग है ना वो बता सकते हैं, बीलनी। यह आंख में होने वाला एक आम संक्रमण है, यानी कि ये बहुत ज्यादा लोगों में पाया जाता है, किसी को भी हो सकता है। इसमें जो आंख के नीचे का भाग होता है उसमें जीवाणुओं के कारण एक जीवाणु संक्रमण हो जाता है और लाल रंग की सूजन हो जाती है, और फिर उसको वो सूजन के कभी कभी उसमें बहुत दर्द होता है और वो फट भी जाती है और फिर उसमें से मवाद निकलता है। अभी जो बीलनी नामक बीमारी है इसको अन्य बोलचाल की भाषा में घोरी भी कहा जाता है या फिर अंझारी भी कहा जाता है, लेकिन ज्यादातर इसको क्या बिलनी नाम से ही जानते हैं। आमतौर पर यह जो रोग है बिलनी नामक रोग, ऐसा नहीं कि एक बार हो गया तो दोबारा नहीं होगा, ऐसा नहीं है, बल्कि क्या बार बार हो सकता है। ऐसा इसका ऐसे फिक्स नहीं है कि एक बार हुआ तो फिर नहीं होगा, नहीं ठीक हुआ फिर उसके बाद फिर कभी भी हो सकता है संक्रमण की वजह से। अभी इसके उपचार के लिए क्या है, आंखों में एंटीबायोटिक दवा की कुछ ड्रॉप डालने से आंखों को आराम मिलता है। और क्या कर सकते हैं, आंखों को ठंडा रखा जाए, और उससे क्या रहेगा, जैसे बर्फ वगैरह का सेक करेंगे, ठंडे पानी से धोएंगे, तो उससे जो सूजन आ रखी है और जो दर्द हो रहा है उस सूजन के कारण, उससे क्या है रोगी को आराम मिलता है, आंखों में आंखें ठंडी रहती हैं, तो इससे क्या थोड़ा बहुत उसको आराम मिलता है और धीरे धीरे करके ये रोग अपने आप ठीक हो जाता है। और इसमें एंटीबायोटिक दवा लगातार डालते रहना चाहिए। नेक्स्ट हमें एक कान के जो संक्रमण के बारे में बताना है। तो कान का जो संक्रमण होता है ना वो भी एक खतरनाक संक्रमण होता है, कि जैसे हल्का फुल्का जैसे दर्द रहेगा, कान बहने लग जाता है, तो ये संक्रमण आगे जाके भयंकर बीमारी का रूप ले सकते हैं। तो हमें एक एक संक्रमण बताना है कान का नॉर्मल सा, तो हमें कान के बहने के बारे में बता सकते हैं। अभी ये क्या इसके मतलब कान का बहना होता है ना, किस तरह से होता है ये बीमारी, संक्रमण किस तरह से होता है। कई बार जैसे कान में कोई चीज चली जाए, कोई भी जैसे कचरा चला जाए, कोई भी टुकड़ा चला जाए, बच्चे पेंसिल डाल ले ना, कोई भी बाहरी वस्तु चली जाए और वो निकल नहीं पाती, तो क्या वो कान के अंदर ही रहती है, और कान के अंदर जैसे जो मैल होता है वो और वो चीज मिलकर कान में संक्रमण बन जाता है, और संक्रमण के कारण कान के अंदर मवाद बनने लग जाता है। और वो मवाद क्या है, ऐसे नहीं है कि फुंसी हो गई तो फूट गया एक बार में निकल गया, ऐसा नहीं है, बल्कि क्या वो मवाद बनता पल्स, और वो धीरे 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 क्या हमेशा थोड़ा 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 बहने लग जाता है, और यही आगे जाके कान बहने की बीमारी का रूप ले लेता है। अगर इस जो कान बहने की बीमारी का टाइम से इलाज नहीं करवाएंगे ना, तो इससे जो कान के जो पर्दे होते हैं उनको भी दिक्कत हो सकती है, वो खराब हो सकते हैं, उनमें छेद हो सकता है, तो आगे जाके क्या जिसको भी ये बीमारी है तो उसको सुनने संबंधी समस्याएं होने लगेंगी, धीरे धीरे कभी ऊंचा सुनेगा या फिर ऐसे रहेगा कि सुनाई नहीं दे रहा किसी को, और बहरापन भी आ सकता है। तो ये एक कान की समस्या हो सकती है, जो आगे जाके क्या कान का बहना एक संक्रमण है, आगे जाके जो भयंकर रूप भी ले सकती है। अभी इसके उपचार के लिए घर पे क्या है, इसके ऐसे नहीं करना कि घर पे कि अच्छा ये करेंगे हम मैल निकलवाएंगे, कि ऐसे नॉर्मल किसी से भी पूछ ले। इसके लिए सीधा सा उपाय करना है, डॉक्टर के पास जाना चाहिए, डॉक्टर इसका इलाज करते हैं, जो भी वो दवा वगैरह देंगे डॉक्टर देंगे। हमें घर पे इसके लिए ना कुछ ऐसे प्रयास नहीं करने चाहिए कि गरम तेल डाल दो, ये डाल दो, वो डाल दो, हमें घर पे कुछ भी इसके लिए नहीं करना है, सिर्फ डॉक्टर इसका इलाज करेगा। अभी नेक्स्ट हमें बताना बुखार के बारे में। बुखार क्या है, बुखार क्या है, ये रोग नहीं है, ऐसे कहें कि बुखार हो गया तो कोई बीमारी होगी, बुखार ऐसे कोई स्पेशल बीमारी नहीं है, कोई भी स्पेशल बीमारी नहीं है, ये क्या है रोग नहीं है, बल्कि ऐसे लक्षण है, एक लक्षण है, ये बताता है कि कोई भी ना बीमारी हो सकती है हमें, ये लक्षण है किसी भी चीज का। तो ये बुखार हमें बताता है कि जो हमारी जो बॉडी है, बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर को नियंत्रित करने वाली जो मशीन होती है ना, उसने तापमान को बढ़ा दिया, ये बताता है हमें बुखार। जैसे अधिक तापमान बढ़ जाए ना, जबकि गंभीर रोग का संकेत समझ सकते हैं हम इसे, कि अच्छा ज्यादा बुखार हो गया, क्या क्या पता कोई रोग हो सकता है। बुखार रोग नहीं है, बल्कि बुखार तो एक लक्षण है, गंभीर रोगों का लक्षण हो सकता है। सामान्य रूप से क्या हमारे शरीर का जो टेम्परेचर होता है ना वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और या फिर 98.6 फ़ारेनहाइट माना जाता है। लेकिन क्या अगर हम देखेंगे कि अगर बुखार हो रहा है तो ये टेम्परेचर कितना होगा, तो जब अगर किसी को ना फीवर होता है, सामान्य रूप से शरीर का तापमान जैसे 37 डिग्री है, लेकिन अगर फीवर होगा, अधिक फीवर होगा, तो उसमें ये टेम्परेचर है ना 103 डिग्री से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, या फिर 39.4 डिग्री सेल्सियस से
41.1 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। इसका मतलब हम मान सकते हैं कि उस व्यक्ति को ज्वर या फिर बुखार है। अगर समय पर इसका इलाज ना किया जाए ना इसका बुखार का, तो बुखार क्या बढ़ जाएगा और इसके बाद क्या ये टाइफाइड नामक बुखार में बदल सकता है, जो कि थोड़ा सा गंभीर परिणाम लेके रख सकता है। एक तो सामान्य बुखार होता है, एक गंभीर बुखार होता है जो टाइफाइड हो सकता है। अभी जो सामान्य बुखार होते हैं उसके लक्षण क्या क्या हैं? इसमें जो टेम्परेचर होता है ना वो 100.4 डिग्री फॉरेनहाइट से या फिर जो 38 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है बॉडी का टेम्परेचर। शरीर में कपकपी आती है, रोगी को थरथराहट, ठंड लगना रहता है, मांसपेशियां, जोड़ जो होते हैं ना उनमें दर्द होता है, शरीर के जो अन्य बॉडी पार्ट्स होते हैं उनमें भी दर्द होता है। या फिर बोल सकते हैं कि इसमें क्या र्यूमेटाइड आर्थराइटिस की बीमारी हो सकती है, लगता है उनको, फील होता है, यानी कि जो मांसपेशियां होती है ना उनमें दर्द होता है। बार बार रोगी को पसीना आता है, हार्ट बीट होती है वो तेज हो जाती है, त्वचा जो होती है ना गर्म लगती है, शरीर गर्म लगता है, बेहोशी लगती है, बेहोश होने लग जाता हो सकता है, चक्कर आना, हल्का सिर दर्द होना, आंखों में दर्द होता है, उल्टी, दस्त, और जो सुस्ती आती है रोगी को, या फिर उसका नाक बहने लग जाता है, गले में खारिश महसूस होती है, खांसी आए, या फिर आवाज कर्कश मतलब थोड़ी भारी भारी सी लगती है ना वो होए, नींद ना आए, तो वो सामान्य बुखार के लक्षण माने जाते हैं। अगर हम ये देखें कि बुखार तेज है तो उसके लिए हम देखेंगे कि कौन से लक्षण रहेंगे जब हम मानेंगे कि बुखार तेज है और ये गंभीर स्थिति ला सकता है, जैसे कि दिमागी हालत ठीक ना होना, दिमाग का ठीक से काम ना करना, भ्रम होना, उलझन होना, चिड़चिड़ापन, आंखें लाल होना, अत्यधिक पसीना आना और बहुत तेज सिर दर्द होना, तो इससे तेज बुखार हो सकता है और ये टाइफाइड में भी बदल सकता है, तो ध्यान रखना इसका जरूरी होता है। अभी इसके उपचार के लिए क्या क्या कर सकते हैं, बुखार के उपचार के लिए क्या क्या ध्यान में रखना, आहार, यानी कि जो खाने पीने के संबंधित है ना ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि क्या देना है क्या नहीं देना, बुखार में क्या कम नहीं करना खाना वगैरह, क्या चीज़ देनी चाहिए क्या नहीं देनी चाहिए, तरल पदार्थों का अंतर्ग्रहण, बच्चे के शरीर में क्या है जो निर्जलीकरण की समस्या ना आए इसलिए क्या करना है, बच्चे को पानी जो लिक्विड होता है ना देते रहें, दवाइयाँ जो भी डॉक्टर बताएं वो देते रहें, पैरासीटामोल, अगर हल्का बुखार है तो पैरासीटामोल दे, ज़्यादा हो तो डॉक्टर के पास ले जाएं, स्वच्छता बनाए रखें, साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना होता है जब बच्चे को बुखार हो जाए, तो कपड़े कपड़े ऐसे रखें कॉटन के हो, हल्के कपड़े पहनाएं बच्चे को, ताकि क्या बच्चे को ऐसे क्या घुटन ना लगे, बच्चे को ऐसे नहीं कि कंबल ओढ़ा के रखे, उससे क्या बच्चे का बॉडी का टेम्परेचर वैसे ही गर्म है, और अगर हम गर्म कपड़े पहनाएंगे, बच्चे को ओढ़ा के रखेंगे, टाइट कपड़े पहनाएंगे तो बच्चे को और दिक्कत हो सकती है। नेक्स्ट हमें शुद्ध वायु का ध्यान रखना है, यानी कि जहाँ पे भी बच्चे को लिटाए ना शुद्ध वायु, वहाँ पे खुली हवा आती हो, खुला हवादार कमरा हो, रोशनी अच्छे से आती है, तो ये कुछ चीज़ें ध्यान में रखें जब बच्चे का बुखार का इलाज करें। नेक्स्ट हमें बताना श्वसन तंत्र का संक्रमण बताना है कोई भी, तो श्वसन तंत्र के संक्रमण क्या दो तरह के होते हैं। एक श्वसन तंत्र क्या है, दो भागों में विभाजित है, तो जो ऊपरी भाग है ना उसमें जब ये संक्रमण होता है तो जो नाक होता है, ग्रसनी यानी जीभ, गला, कंठ, इनको प्रभावित करता है, और जो श्वसन तंत्र के जो नीचे का भाग होता है, निचला भाग, उसमें जब संक्रमण होता है ना तो उसमें जो श्वसनियां होते हैं, यानी कि जो सांस की नलियां होती हैं, जो फेफड़े होते हैं वो प्रभावित होते हैं, और ये जो निचले भाग का संक्रमण होता है तो वो थोड़ा ज़्यादा गंभीर होता है, ऊपर वाले भाग से ज़्यादा गंभीर होता है। तो पहले हम देखते हैं कि श्वसन तंत्र है ना दो भागों में विभाजित है, तो उसमें क्या क्या ऊपरी भाग में क्या क्या आता है, और जो श्वसन तंत्र का निचला भाग में जो संक्रमण होता है ना वो किस किस भाग में होता है। तो जैसे ऊपर है नासा गुहिका हो गई, नास छिद्र हो गया, स्वर तंत्र और जो श्वास नली, बस यहाँ तक जो भी संक्रमण होता है ना तो वो ऊपरी हिस्से में, श्वसन तंत्र के ऊपरी हिस्से में होने वाले संक्रमण कह सकते हैं। और जो नीचे ये हो गया श्वसन नलिकाएं हो गई, श्वसनी, पसली, फेफड़े या डायाफ्राम हो गए ना, इनके अंदर जो संक्रमण होता है ना वो होता है श्वसन तंत्र के निचले हिस्सों में होने वाला संक्रमण। तो जो श्वास नली तक ये हल्का जैसे रहता है, स्वर तंत्र या श्वास नली तक जो भी संक्रमण होता है तो वो क्या रहता है कि इतना मतलब गंभीर समस्या, संक्रमण है तो कुछ बीमारी तो है ही, चिंता की बात है, लेकिन क्या वो इतना मतलब टेंशन वाली बात नहीं होती जितना कि अगर ये श्वसन तंत्र के नीचे वाले भाग में अगर संक्रमण हो जाए ना वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। जैसे श्वास की नलियाँ हो गई, पसलियाँ, फेफड़े, इनको प्रभावित करता है, तो जो रोगी को क्या ज़्यादा समस्याएं हो सकती हैं इसमें।
अभी जब ये श्वसन तंत्र के नॉर्मल अगर संक्रमण हो जाए ना जैसे ऊपरी भाग में, तो उसमें क्या क्या लक्षण होते हैं इसमें इसमें क्या, रोगी को सांस लेने में तकलीफ होती है, और जो श्वसन गति होती है ना, वो बढ़ी हुई श्वसन गति के साथ जो रोगी है उसको बुखार आता है। और जब बुखार आएगा तो तेज बुखार आएगा, और उसके साथ क्या, शरीर नीला पड़ सकता है। बुखार या बिना बुखार के रोगी का नाक बहता रहेगा, उसे खांसी हो जाएगी, सूखी खांसी लगेगी, ऐसे लगेगा कि गले में खराश हो रही है। गीली बलगम वाली खांसी आती है। गलधा यानी कि जो गला है ना, उसके अंदर दर्द लगेगा, दर्द महसूस होता है रोगी को। और कोई भी चीज़ जो निगलते हैं, जैसे पानी भी पीते हैं ना, तो ऐसे लगेगा कि पानी निगलने में भी दिक्कत होती है, तो ये निगलने में क्या तकलीफ महसूस होती है। तो ये सारे के सारे क्या ऊपरी संक्रमण या फिर जो नॉर्मल श्वसन तंत्र के संक्रमण के लक्षण है। लेकिन जब यहीं निचले श्वसन तंत्र के निचले भाग में संक्रमण होता है ना, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा गंभीर हो जाता है। तो श्वसन तंत्र के निचले भाग का संक्रमण साधारण या ऊपरी भाग के संक्रमण से अधिक गंभीर होता है। श्वसन तंत्र के जो निचले हिस्से के संक्रमण के जो श्वसनिया या फिर फेफड़े होते हैं ना, ये प्रभावित होते हैं। इसके लक्षण निम्नलिखित हैं। इसमें क्या रहता है, जो गीली खांसी के साथ पीला या दुर्गंधपूर्ण बलगम आता है। श्वसन गति बढ़ जाती है, जैसे सामान्यतः 1 मिनट के अंदर 25 बार सांस लेते हैं हम, लेकिन इसमें क्या ज़्यादा हो जाते हैं, यानी कि 40 बार सांस लेते हैं लगभग 1 मिनट में। तो यह समझ जाना चाहिए कि श्वसन संकट हो रहा है, या फिर श्वसन तंत्र में संक्रमण जो है वो काफ़ी गंभीर हो चुका है। इसके कारण क्या, रोगी को या फिर जो बच्चा उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है, या फिर जो ऑक्सीजन है ना, वो सही से ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण पर्याप्त मात्रा में नहीं है, यानी कि जितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत हो रही है ना, वो जा नहीं रही है शरीर के अंदर। श्वसन गति तेज हो जाती है बहुत ज़्यादा। नासा द्वार जो होता है उसके किनारों का फूल जाना, नाक के जो अगले हिस्से होते हैं वो फूल जाते हैं, इसलिए उसे सांस लेने में तकलीफ होती है। इसलिए जो पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं जाना पड़ता, मांसपेशियों को ज़्यादा काम करना पड़ता है। इसलिए जब हवा अंदर जाती है तो उसके किनारे, नासा द्वार के किनारे फूल जाते हैं। स्यावता यानी जो फेफड़े होते हैं ना, उसमें ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं जा पाती है, और जब ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो क्या रहता है कि नीला पड़ जाते हैं फेफड़े के, फेफड़े में नहीं जाएगी तो शरीर नीला पड़ जाता है। दमा या निमोनिया में ऐसा ज़्यादातर देखा गया है। सांस लेने, जब रोगी सांस लेता है ना, तो सांस में घरघराहट के ऐसे आवाज़ें आती हैं, पसलियों में से आवाज़ आती है, घरघराहट के साथ सांस लेना। श्वसनिया जो होते हैं उनमें संक्रमण के बाद क्या है, एकदम सक्रिय हो जाती हैं सांस की नलिकाएं जो होती हैं। जैसे कि अगर दमे की बीमारी हो ना, तो ऐसा काफ़ी होता है। इसके कारण क्या, हवा बाहर, और जैसे कार्बन होते हैं ना, निकलने में दिक्कत होती है। उसका रास्ता क्या, सकरा हो जाता है, ज़्यादा जैसे बलगम वगैरह भर जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल नहीं पाती है, ऑक्सीजन जा नहीं पाती। इस वजह से क्या रहता है, दबाव पड़ता है इन नलिकाओं पे। तो जब भी सांस लेता है ना रोगी, तो घर घर की आवाज़ सुनाई देती है, क्या वो बलगम से टकरा के बाहर निकलने की कोशिश करती है वो आवाज़। तो पसलियों में से, बलगम गले में से, नाक में से वो घर घर की आवाज़ें सुनाई देती हैं। तो ये सारे के सारे लक्षण जो होते हैं ना, ये गंभीर जो निचले श्वसन तंत्र के निचले भाग में बीमारी होती है ना, संक्रमण होता है, उसके ये सारे के सारे लक्षण हैं। अभी हम देखेंगे कि श्वसन तंत्र से होने वाली जो बीमारियां हैं वो कौन कौन सी हैं। ये इसमें जुकाम हो गया, गलधा, खांसी, श्वसन संकट, अवरोधित कंठ या स्वर तंत्र, श्वसनी शोथ, दमा, निमोनिया, काली खांसी, क्षय रोग, टीबी, क्षय रोग है टीबी या तपेदिक भी बोला जाता है। ये सारी की सारी बीमारियां जो होती हैं, ये श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारियां। अब इसमें से हमसे पूछा जाएगा कि कोई भी एक श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी के बारे में बताइए, तो मैंने बता भी रखा है, थोड़ा बहुत अभी भी बता देती हूँ। टीबी के बारे में आप लिख देना कि ये श्वसन तंत्र से संबंधित एक बीमारी है। अभी जैसे टीबी के बारे में आप लिख देंगे कि ये बीमारी दीर्घकालीन बैक्टीरिया से उत्पन्न होती है, यानी कि जो श्वसन तंत्र में क्या बैक्टीरिया काफ़ी टाइम से इकट्ठा हो जाता है ना, तो टीबी नामक बीमारी हो सकती है। ये रोग हवा के द्वारा भी फैलता है, ऐसे स्थान पे जहाँ पे जैसे खुली हवा, धूप नहीं पहुँचती, भीड़ भाड़ वाली जगह, वहाँ पे ज़्यादा पाई जाती है। गाय भैंस का जो कच्चा दूध पीते हैं तो उससे भी बीमारी हो सकती है। क्या, गाय भैंस जो भी इस रोग से संक्रमित हो तो ये ज़्यादा फैलती हैं। इसमें शरीर का किसी भी हिस्से में ये बीमारी हो सकती है, जैसे फेफड़े हो गए, हड्डियां हो गए, आंत या मस्तिष्क, इनमें कहीं पे भी हो सकते हैं। फेफड़ों में होने वाले जो तपेदिक होते हैं ना, उसे फुसफुसिया रोग या फिर फुसफुसिया क्षय रोग कहते हैं। फेफड़ों में होने वाला क्षय रोग या तपेदिक कहते हैं। अब ये वैसे 2 प्रकार का होता है। अभी हम श्वसन तंत्र में क्या, इसमें मैंने फेफड़ों का तपेदिक और फेफड़ों से भिन्न तपेदिक भी बताया। तो इसमें आप जो फेफड़ों के तपेदिक है सिर्फ वही लिखेंगे। फेफड़ों में होता है, इसमें छाती में
में दर्द रहता है, थकावट होती है, खांसी के साथ बलगम आती है, तो ये लिख देंगे। इसका प्रचार प्रसार कैसे होता है? ये रोग हवा के द्वारा फैलता है। रोगी खांसता है ना, तो उसके जीवाणु हवा में फैल जाते हैं। रोगी का थूक हो गया, उसका मल विसर्जन हो गया, उनसे भी ये फैलता है। जैसे मक्खियाँ होती है ना, वो इन सब संक्रमित चीज़ों पे बैठती है और वहाँ से दूसरे खाने पे, पानी पे जाके उन सबको संक्रमित कर देती है। अशुद्ध वातावरण में कमजोरी जो किसी में हो, तो इससे भी इस रोग की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर जैसे माता पिता को ये रोग हो, तो जो माता पिता के साथ बच्चे रहते हैं उनको भी संक्रमण का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है। उद्भव या अवस्था, इसकी अवस्था यानी कि कैसे किस तरह से होता है। ये जो बीमारी है तपेदिक, ये कुछ सप्ताह से लेकर लंबे समय तक यानी कुछ साल तक भी रह सकती है। इसकी 3 अवस्थाएं हैं। साधारण अवस्था, साधारण से थोड़ी गंभीर, अति गंभीर। इसके लक्षण, इसमें कमजोरी लगेगी, थकावट, भार यानी वजन में कमी आएगी, काम करने की इच्छा नहीं होती रोगी को भूख नहीं लगती, हल्का हल्का ज्वर रहता है यानी कि फीवर रहता है इस रोग में, संक्रमण में। रात को पसीना आएगा, खांसी आती है, खांसी के साथ बलगम आएगी, बलगम के साथ खून आता है, हार्ट बीट कम होने लगती है, तेज तेज भी चलने लगती है, सांस फूलने लग जाती है, छाती व गले में दर्द होता है, हड्डियां कर्कश से दिखाई देने लगती है, कमजोर हो जाते हैं व्यक्ति। इसकी रोकथाम के लिए क्या करें? रोगी को अलग कमरे में रखा जाए ताकि दूसरे लोगों से संपर्क में ना आए। स्वास्थ्य अधिकारी या फिर जैसे डॉक्टर होता है ना, स्वास्थ्य कर्मचारी, उसको सूचना दें या डॉक्टर के पास लेके जाए। कमरे में या घर में उचित हवा व सूर्य के प्रकाश का आवागमन हो यानी कि खुला कमरा हो, अच्छा हवादार। इस रोग की जानकारी क्या और लोगों को भी बताएं ताकि क्या इस रोग को फैलने से रोका जा सके। बच्चे को, जैसे बच्चे का जन्म हो तो उसके बाद बच्चे को पहले माह में BCG का टीका लगवाएं। रोगी के जो भी विसर्जन हो उन्हें जला देना चाहिए। अब इसके उपचार के लिए क्या करें? इसका उपचार टाइम से होना बहुत ज़्यादा जरूरी, नहीं तो क्या बहुत ज़्यादा टाइम तक रह सकता है। अगर ये बच्चों में हो गया तो बच्चे अल्पोषित या एनीमिया के रोगी हो सकते हैं, और देरी हो गई तो एक अंग से दूसरे अंग में भी फैलने लगता है। इसका पूरा उपचार और टाइम से पूरा करना चाहिए। अगर बीच में जैसे इसका उपचार छोड़ दिया जाता है ना, तो ये जो शरीर में क्या, इसके एंटीबॉडी बन जाती है इस रोग की, तो उसमें क्या रहता है, ये रोग जब जाएगा तो संक्रमण रोधी बन जाती है, दवाइयों का असर ही नहीं होता। दवाइयों का भी समझो ये संक्रमण आदि हो जाता है, उसके ऊपर फिर दवाइयों का भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए इसका जो इलाज है पूरा का पूरा टाइम से होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये कुछ बच्चों में होने वाले संक्रमण थे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप सबको अपने एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट।